नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार यानी 25 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कई मायनों में यह बैठक काफी अहम हो सकती है। बैठक में प्राकृतिक आपदा और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। डीए और एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए बैठक में चर्चा हो सकती है। प्राकृतिक आपदा को लेकर बैठक में विशेष रूप से चर्चा होगी ताकि प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी प्रदान किए जाने की भी संभावना है। सत्र के दौरान कई संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल की अनुमति प्रदान की जाएगी। बता दें, मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। उससे पहले ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। तो 25 अगस्त को हिमाचल कैबिनेट की बैठक है और इसमें डीए और एरियर पर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि लगातार डीए और एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कई मायने में ये बैठक जो है कर्मचारियों के लिए भी अहम मानी जा रही है। वहीं डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से जल्द डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्मानी ने कर्मचारी नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। यही नहीं, राजेश धर्मानी ने कर्मचारियों को कहा कि उन्हें जो वितरित लाभ मिल रहे हैं वह आगे भी मिलते रहेंगे, तो उसके लिए उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कर्मचारियों के सड़क पे उतरने की बात है, वो इनके टाइम पे इससे बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातंत्र की व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहाँ कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है। हम विरासत के कर्जे को ढो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जहाँ पे हम पुराने कर्जे की जो लोन रीपेमेंट है उसको भी दे रहे हैं, अपने विकास के कार्यों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ में जो भविष्य के लिए हमें मैन पावर चाहिए उसकी भर्तियां भी हो रही हैं। तो सरकार की कोई एक्टिविटी ना रुके, इसकी तरफ भी जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि डीए तब मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति वैसी रहेगी। इससे पहले जो सरकारें रही उनके पास एक विकल्प था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते थे। अगर कम लोन लेने से बात नहीं बनती थी तो ज़्यादा लोन ले लेते थे। लेकिन वर्तमान सरकार के पास वो विकल्प इस साल में नहीं है। हमारा जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो 6,000 करोड़ की फिक्स है, और 6,000 करोड़ से लोन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए जो है कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। और जो प्रशासनिक दक्षता वर्तमान सरकार में देखने को मिलती है, ऐसी पिछली पूर्व सरकार में देखने को नहीं मिलती थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार की जो ये वित्तीय एक मैं कहूँगा कि पूरी तरह से जो डिरेलमेंट हो गई है, जो पूरी तरह से जो वित्तीय स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये इसके लिए पूर्व की सरकार जो है ज़्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि उन्होंने जो है संसाधन जुटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो संसाधन पहले से उपलब्ध थे उनको लुटाने का काम किया। तो हमने जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया है। जहां हम जरूरी खर्चे कर रहे हैं वहीं पे संसाधन बढ़ाने पे भी हमने फोकस। वहीं मानसून सत्र को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि दूसरे राज्यों में यह सत्र नाम का ही होता है, लेकिन हिमाचल में इस सत्र में 35 बैठकें होती हैं। जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। वहीं मानसून सत्र इस बार 10 दिन का हो रहा है ताकि सभी सदस्य अपनी बात रख सकें। कर्मचारियों के सड़क पे उतरने की बात है,
वो इनके टाइम पे से बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहां कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति देने के मकसद से सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी में होने जा रहे 3 दिवसीय माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव के आयोजन के लिए कवायद तेज हो गई है। पहली बार आयोजित किया जा रहा ये महोत्सव 14 से 16 सितंबर तक मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने उपायुक्त जतिन लाल संग खेल मैदान अम्ब का निरीक्षण किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो चिंतपूर्णी महोत्सव है हमने डिसाइड किया कि 14, 15, 16 के लिए हम अपने अम्ब में जो हमारा ग्राउंड है उसमें महोत्सव करेंगे। तो आज यहाँ हमने माननीय विधायक जी के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ हमने जो मेन स्पॉट है उसको इंस्पेक्शन किया, और जो जैसे हमारे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा, हमारे झूले लगेंगे, जो शॉप्स लगेंगे, उस सब के ऊपर जो भी कार्रवाई हमने आने वाले टाइम में करनी है उसके पूरा एक इंस्पेक्शन किया है। तो जो है हमारी टीम अब इसके ऊपर सारे जो टेंडर्स हैं करके, फॉर्मेलिटी करके ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा चिंतपूर्णी महोत्सव है वो हम बेस्ट कराएं, बहुत अच्छा कराएं, और उसको हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे इंटरनेशनल एक महोत्सव का दर्जा दिलाएं। सर, इस मेले में क्या लोकल सिंगर को भी तवज्जो दी जाएगी? लेकिन अमूमन की शिकायत रहती है कि पंजाब के आते हैं और लोकल बंदों को बहुत तवज्जो दी नहीं जाती है यहाँ पर। नहीं, अब इसमें जैसे होता है कि आपको जो अगर पंजाब के आप सिंगर नहीं बुलाओगे तो वो होता है कि वो एंटरटेनमेंट वगैरह फैक्टर नहीं दे पाते, तो उनके भी बुलाएंगे, हम लोकल को भी चांस देंगे। हम कोशिश करेंगे कि दोनों मिक्स करके अपने लोकल सिंगर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि पहली बार चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर महामाई चिंतपूर्णी जी का जो गुणगान है हमारे क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है। आज डी साहब अपने पूरे प्रशासन के साथ जहाँ पर आए हैं, आज हमने यहाँ पर इसका विजिट भी किया है, और 14 तारीख को जो हम इसकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में आएंगे। तो इसका आज जो है हमने जो निरीक्षण किया है, इससे आज हमने देखा कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर जो अगला कार्यक्रम को हम कैसे रूपरेखा जो है बनाएंगे, तो उस तरीके की आज हमने विजिट यहाँ पर किया है। तो आज प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी पूरी तैयारियाँ की जाए, और किसी भी तरह की कोई भी कमी इस कार्यक्रम में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारा चिंतपूर्णी महामाई का जो जागरण हम जहाँ पर चिंतपूर्णी महोत्सव कराने जा रहे हैं, ये हम पहली बार जहाँ पर हो रहा है, और आने वाले समय में हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं, इस तरीके का जो हमें जो हम आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बताया कि राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान में प्रदेश के गर्म जलवायु क्षेत्र के 10 जिलों में 2 लाख पौधे बांटे जाएंगे। यादवेंद्र गोमा ने राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुवाड़ा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर 2 लाख से ज्यादा अश्वगंधा जो है वो बांटे जाने की बात कही। साथ ही अश्वगंधा का पौधा रोपित करने के साथ ही किसानों को 150 अश्वगंधा के पौधे भी बांटे। मैं अपनी ओर से पूरा करता हूं, और आपके जब से मैं विधायक बना हूं, मैंने आपके नजदीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भुवाड़ा में भी नियमित डॉक्टर की यहां पर नियुक्ति की है, ताकि आप सब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। और जो टेस्ट फैसिलिटी है, ब्लड टेस्ट फैसिलिटी जो है, उसको भी यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर शुरुआत की है, और आने वाले समय में 1 साल के भीतर मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है हम एक्सरे की फैसिलिटी भी यहाँ पर जो है वो शुरू करके देंगे, ताकि आप सब लोगों को अगर कोई एक्सरे संबंधी कोई समस्या हो, उससे भी जो है आपको नजदीक में जो है उसका समाधान जो मिल सके।
वहीं उपायुक्त जतिन लाल ने गायन प्रतियोगिता प्रतिभा की खोज सीजन 1 में प्रथम रहे 13 वर्षीय आदित्य चौहान के जिंदगी शीर्ष से गाए गए गाने को जारी किया। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में यह गाना जारी करते हुए आदित्य को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें, आदित्य चौहान ऊना के एक स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र हैं। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले के सभी बच्चों से कला और संस्कृति के साथ गहरा जुड़ाव बनाने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आग्रह किया। जो दिनभर चैनल है उसके जो प्रतिभा की खोज सीजन 1 में जो विनर रहे आदित्य, उनका आज गाना लॉन्च हुआ है। तो मैं आदित्य को और दिनभर चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको पूरा मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है और जितना भी हमारी तरफ से सपोर्ट होगा हम करेंगे। और ऐसे ही आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये अपील करता हूँ कि जो आर्ट्स, कल्चर और इस सब के प्रति जिनका जो रुझान है, अपने टैलेंट को ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करें और जो न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो भी ऐसे इवेंट्स कराते रहें ताकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को एक मौका मिल सके और वो आगे समाज में बढ़ सके और हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सके। वहीं शिमला के लक्कड़ बाजार में एक इमारत गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि प्रशासन ने पहले ही इमारत को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण राजधानी शिमला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं लक्कड़ बाजार में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां एक इमारत के गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए और रास्ता भी लोगों के आने जाने के लिए बंद हो गया है। इस समय हम मौजूद है लक्कड़ बाजार के पास, जहां पर जो 2 दिन पूर्व यहाँ पर जो एक इमारत थी ये अनसेफ थी। मैं स्वीगर से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जो ये इमारत थी पहले अनसेफ थी, यहाँ से जो लोग रह रहे थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन जो 2 दिन पूर्व यहाँ पर जो ये इमारत यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में यहाँ पर 2 वाहन थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक वाहन को यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन दूसरा वाहन अभी भी यहाँ पर है। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा, इससे जो नुकसान अत्यधिक हो रहा है। एमएलए क्रॉसिंग आज भी बंद है, खासकर जो बालूगंज से लेकर चौड़ा मैदान जो सड़क है पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। ऐसे में पगडंडी ही बची है, पैदल रास्ता भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जो सड़क मार्ग है वो चक्कर से लेकर डाइवर्ट किया जा रहा है। खासकर जो समय हिल है, भुनुट्टी समेत अनेक क्षेत्रों के लिए वहां से बसें जाती है। अगर देखा जाए 10 जिलों को जोड़ता है एमएलए क्रॉसिंग, जो पूरी तरह से अभी अवरुद्ध हो चुका है। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी वहां जाएंगे और निरीक्षण करेंगे तथा अधिकारी को उसी निर्देश जारी करते हुए कहेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क मार्ग को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 51 जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है, जिन्हें ठीक करने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं खासकर 48 घंटों के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई गई है। राजधानी शिमला की बात करें तो आज सुबह से धूप अच्छी खिली हुई है, जो वर्षा की संभावनाएं कम देखने को मिल रही है। वहीं जो लैंडस्लाइड का क्रम है, अगर बात करें 2 दिन पूर्व भी जो KNH के पास जो डंगा गिरा, ऐसे में जो ऑक्सीजन प्लांट भी वहां से शिफ्ट किया गया। इसके अतिरिक्त जो हाई कोर्ट, पंथा घाटी और एमएलए क्रॉसिंग, लगातार राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी है। भले ही राजधानी शिमला में जो वर्षा है वो थम चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ही जो लैंडस्लाइड का क्रम है लगातार जारी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून नर्म पड़ने लगा है। आगामी 3 दिनों में प्रदेश को बारिश से राहत मिलेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में ही हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। हालांकि 25 अगस्त से प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय होगा और इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 3 से 4 दिनों तक तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ एक ज़िलों में हल्के स्तर की बारिश का दौर हमें लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन 25 तारीख की शाम के बाद से यानी कि 25 तारीख की रात से बारिश में वहीं भाखड़ा ग्रामीण विस्थापितों ने बिलासपुर में रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाखड़ा डैम के निर्माण को लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन भाखड़ा ग्रामीण विस्थापितों की समस्या अभी भी बरकरार है। कितनी ही सरकार आई और चली गई, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सका। इसलिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है।
सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं जो आप लोग जो हैं यहाँ पे इसको कवर करने के लिए आए। हमारी जो डिमांड है, लगभग 70 साल होने जा रहे हैं भाखड़ा विस्थापितों को डैम बने हुए, लेकिन आज दिन तक भी जो हमारे ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान आज तक नहीं हुआ। बहुत सारी सरकारें आई, सबके पास हमने अपनी आवाज़ रखी, लेकिन हमारी अनदेखी होती रही। लेकिन गत 15 अगस्त को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पौंग डैम के विस्थापितों के लिए एक घोषणा करी है। तो हम चाहते हैं जिला बिलासपुर में जो भाखड़ा औस्तीज हैं, भाखड़ा जो है लगभग 70 साल पहले बना हुआ है, पौंग डैम अब बना, लेकिन हमारी समस्याओं को के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं करी। तो हम इस मांग को लेकर आए कि हमारी भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं को भी हल किया जाए, जैसे कि पौंग डैम के विस्थापितों के लिए किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगभग 300-350 कनेक्शन जो है बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, और जो सेटलमेंट के लिए हमने डिमांड करी थी मिनी सेटलमेंट की, लेकिन वो आज दिन तक नहीं हुई। जब भाखड़ा डैम बना था तो उस टाइम की सरकारों ने कहा था कि पानी आने के पश्चात लोग अपने घर छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें घर छोड़ने के लिए विवश हुआ, ऊपर जाके कहीं भी मकान बना लो। लेकिन मकान बनाने के बाद उनको जमीन जो कहीं और अलॉट हुई, लेकिन उनके मकान कहीं और है। आज तक जो प्रशासन की तलवार जो है उन हमारे विस्थापित। वहीं कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में C2 राज्य कमेटी ने IGMC अस्पताल के गेट पर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपियों को सख्त सजा और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोलकाता की पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर और उनके परिवारजनों को तुरंत न्याय मिले, साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए। हमारे बीच मौजूद है C2 के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी। खासकर जिस तरीके से जो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की, ऐसे में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में किया गया। जी सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो सार्वजनिक धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहिए? C2 राज्य कमेटी की ओर से मौन प्रदर्शन किया हमने IGMC में। आप सबको मालूम है जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा 8 अगस्त को हुआ, और बाई चांस उस दिन जो है हमारी C2 की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल की बैठक भी कलकत्ता में चल रही थी, वहाँ भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, और डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके प्रति एकजुटता प्रकट की थी। आज उसी सिलसिले में आज यहाँ हम ये मौन प्रदर्शन करने आए हैं, और हमारी मांग ये है कि जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे वार्ड अटेंडेंट्स हैं, सफाई के लोग हैं, सिक्योरिटी का स्टाफ है, पैरामेडिकल के लोग हैं, दूसरे जो सभी कर्मचारी जो काम करते हैं अस्पतालों में, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके लिए कानून आना चाहिए और एक सख्त कानून उस दिशा में बनना चाहिए। केंद्र सरकार को पहलकदमी करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से आज लगभग 140 साल बाद, क्योंकि 140 साल पहले 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर पूरे दुनिया में आंदोलन हुआ, अमेरिका में शिकागो में, और 8 घंटे की ड्यूटी लागू हुई। लेकिन जो कलकत्ता के अंदर हुआ, जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स 36 घंटे ड्यूटी, उसके बाद थकान मिटाने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही थी, उसकी तैयारी भी कर रही थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 36 घंटे ड्यूटी आप आज भी ले रहे हैं डॉक्टर्स से, जो इतना कठिन काम करते हैं। जहाँ हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जहाँ नाउम्मीदगी आती है, तब अस्पताल उम्मीद की किरण के रूप में आता है। वहाँ डॉक्टरों की और पूरा मेडिकल स्टाफ जो उसकी भूमिका सामने आती है। अगर अस्पतालों में ही डॉक्टर स्वयं जो है या मेडिकल कर्मी स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो आप समझिए कि कानून किस दिशा में है। बहुत पहले, आज से लगभग 30 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। एक हादसा हुआ था राजस्थान के अंदर, जहां एक बाल विवाह करने की कोशिश की गई जबरदस्ती। उसके खिलाफ जो एक महिला जो कर्मी थी, उसने आवाज़ उठाई, और जब वो आवाज़ उठाई तो उसके बात को सुनने के बजाय जो वहाँ जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने ही उसके साथ रेप कर दिया, दुराचार कर दिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा, जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे माननीय JS वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में एक निर्णय दिया गया, गाइडलाइंस बनी कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारा संविधान जो है उसका अनुच्छेद 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, वो बराबरी का अधिकार देता है, सुरक्षा का अधिकार देता है। कहाँ है सुरक्षा का अधिकार फिर महिलाओं के लिए? आमतौर पर डॉक्टरों के लिए भी कहाँ है
या जो मेडिकल कर्मी यहाँ काम करते हैं, जो मजदूर के रूप में या कर्मचारी के रूप में, आए दिन उनसे बदतमीजियाँ होती हैं, आए दिन उन पर जो है अत्याचार होते हैं। और सरेआम जो है, अगर आप एक सबसे बड़े शहरों में से एक कलकत्ता के अंदर अस्पताल के बीचों बीच अगर महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर जो जिस तरीके का वातावरण बनाने की जो बात है, उसके लिए कानून के साथ साथ जो भर्तियां हैं, रिक्त पद भरे जाने चाहिए। रिक्त पद भरे जाएंगे डॉक्टरों के और मेडिकल स्टाफ के, तब 36 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे पे आएगी ना। तो बहुत सारे तो पद खाली हैं, उस विषय में कोई बात नहीं करता, ना केंद्र सरकार करती है ना राज्य सरकार करती है, और जो है उस दिशा में कोई काम होता नहीं। तो सारे विषयों को लेकर एक चिंता प्रकट करने आज हम आए हैं सीटू राज्य कमेटी की ओर से। जी बिल्कुल, ये थे सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा। इनका कहना है कि खासकर जो प्रदेश और जो देश में जो रिक्त पद डॉक्टर के बने हैं, जल्द से जल्द यदि उन्हें भरा जाए तो जिस तरीके से जो